आज हम बात करते हैं उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। लॉ ऑफ रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन होता है। विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन होता है। कम लागत तथा कुशल उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के साधनों को उचित अनुपात में मिलाया जाए। उत्पत्ति के प्राय 3 प्रकार के नियम होते हैं। फर्स्ट, यदि उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करने के अनुपात या अधिक उत्पादन बढ़ता है तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। यदि उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करने के अनुपात से अधिक उत्पादन बढ़ता है, उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करने के अनुपात से अधिक उत्पादन बढ़ता है तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। सेकंड, उत्पादन के साधनों का अधिक प्रयोग करने तथा उत्पादन को बढ़ाए जाने से जब पैमाने की उत्पत्ति की सब बचतें समाप्त हो जाती है और वस्तु की प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो जाती है तो उसे उत्पादन अनुकूलतम स्तर यानी ऑप्टिमल स्केल कहते हैं। इस स्थिति में उत्पादन चलता रहता है, इसे उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने पर उत्पत्ति के उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। इसे उत्पत्ति स्थिरता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कहते हैं। उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने पर उत्पत्ति में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है तो उसे उत्पत्ति स्थिरता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कहते हैं। उत्पादन के साधनों को अधिक प्रयोग करने पर उत्पादन के बढ़ते जाने से पैमाने की उत्पत्ति की बचतें समाप्त हो जाती है और वस्तु की प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो जाती है। इसे अनुकूलतम स्तर पर प्राप्त होता है। अब तीसरा पॉइंट, यदि साधनों की वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन कम अनुपात में बढ़ता है तो उसे उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। यदि उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की अपेक्षा कम अनुपात में बढ़ता है तो इसे उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम केवल थोड़े समय के लिए होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति स्थिरता नियम थोड़े से समय के लिए होता है, के लिए ही लागू होता है। अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम ही क्रियाशील होता है। लास्ट में केवल यही क्रियाशील होता है। अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति स्थिरता नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्था है। ये क्या है? अस्थायी अवस्था। उत्पत्ति ह्रास नियम की उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति स्थिरता नियम अस्थायी अवस्था है। मार्शल तथा अन्य प्राचीन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि या भूमि पर लागू होता है। मार्शल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम केवल किस पर लागू होता है? केवल कृषि क्षेत्र पर लागू होता है। केवल किस पर लागू होता है? कृषि क्षेत्र या भूमि पर लागू होता है। मार्शल ने केवल भूमि को स्थिर तथा
उत्पत्ति के अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखा। मार्शल ने केवल भूमि को स्थिर, भूमि को तो क्या रखा, कांस्टेंट, तथा अन्य साधनों को अस्थिर रखा। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मार्शल के मत से सहमत नहीं हुए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह नियम केवल कृषि या भूमि के संबंध में ही लागू नहीं होता, बल्कि उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों पर भी लागू होता है। उत्पत्ति हास नियम की प्राचीन व्याख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। कृषि उत्पादन पर यह नियम लागू होता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है। भूमि को स्थिर रखते हुए अन्य साधनों का यदि प्रयोग बढ़ाया जाए तो कृषि उत्पत्ति निरंतर घटेगी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है। सामान्यतः भूमि पर खेती करने में पूंजी तथा अन्य श्रम की अधिक मात्रा लगने से उत्पादन की मात्रा में अनुपात से कम वृद्धि होती है। यदि इस बीच कृषि करने की प्रणाली में सुधार न हो तो मार्शल ने उत्पत्ति के 3 नियमों का वर्णन किया है। फर्स्ट, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम अर्थात वृद्धिमान प्रतिफल नियम। सेकंड, समता प्रतिफल नियम या उत्पत्ति स्थिरता नियम। और थर्ड, उत्पत्ति हास नियम या हासमान प्रतिफल नियम। अब हम उत्पत्ति वृद्धि नियम या वृद्धिमान प्रतिफल नियम अर्थात लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने प्रथम कॉलम में परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की इकाइयों को मैंने इसमें लिया है। सेकंड कॉलम में कुल उत्पाद अर्थात टोटल प्रोडक्ट को लिया है, और थर्ड कॉलम में सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट, और लास्ट कॉलम में उत्पाद औसत उत्पाद अर्थात एवरेज प्रोडक्ट को लिया है। मैं एक काल्पनिक डाटा लेता हूं, जैसे कि मान लो परिवर्तनशील इकाइयां 1, 2, 3, 4 और 5 है। कुल उत्पाद, जब श्रम की इकाई 1 है परिवर्तनशील साधन की, तो कुल उत्पाद अपने पास कितना है, सपोज 10। इसी प्रकार श्रम की 2 इकाइयां होने पर कुल उत्पाद 25, 3 होने पर 47, 4 होने पर 77 और 5 होने पर 112। अब हम सीमांत उत्पाद निकालते हैं। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में अंतर, कुल उत्पाद में अंतर होता है। 25 में से 10 गए तो 15, 47 में से 25 गए तो 22, 77 में से 47 गए तो 30 और 112 में से 77 गए तो 35। एवरेज प्रोडक्ट अर्थात औसत उत्पाद, औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधनों का भाग देने पर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। 10 में 1 का भाग देने पर 10, 25 में 2 का भाग देने पर 12.5, 47 में 3 का भाग देने पर लगभग 15.6 और 77 में 4 का भाग देने पर लगभग 19.2 आएगा, 19.25 ऐसा लगभग। इसी प्रकार 112 में 5 का भाग देने पर 22.4। अब हमने ये टेबल बना दी है पूरी। अब हम इसी टेबल के माध्यम से रेखा चित्र को समझते हैं और रेखा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। हम O एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयों को लेते हैं।
तथा ओ वाई एक्स पर हम उत्पाद को लेते हैं, अब हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। हम सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद के मध्य डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम सीमांत उत्पाद के मध्य में डायग्राम बनाते हैं। जब परिवर्तनशील साधन की इकाई एक है तब सीमांत उत्पाद कितना अपने पास 10। परिवर्तनशील साधन की इकाई 1 है तो सीमांत उत्पाद हमारे पास कितना है 1, अर्थात मान लो सपोज यहाँ पर। इसी प्रकार जब श्रम की इकाई 2 होने पर सीमांत उत्पाद कितना है 15, लगभग 15। इसी प्रकार श्रम की इकाई 3 होने पर सीमांत उत्पाद कितना है 22, लगभग यहाँ 3 पर, और ये यहाँ पर लगभग 22, 21, 22, 23, लगभग 22। फिर 4 पर श्रम की इकाई 4 होने पर सीमांत उत्पाद कितना है 30, 4 पर सीमांत उत्पाद 30, ये लगभग 4 पर सीमांत उत्पाद। इसी प्रकार 5 पर सीमांत उत्पाद कितना है 35। अब हम जो डॉट डॉट है उन सबको अपन मिलाते हैं। ये अपना डायग्राम आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद का। अब हम बनाते हैं एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम। औसत उत्पाद जब श्रम की इकाई 1 है तब कितना है 10। इसी प्रकार 2 इकाई होने पर श्रम की औसत उत्पाद कितना हुआ 12.5, 2 पर 12.5, लगभग यहाँ पर 12.5, ये 2 पर। फिर 3 पर 15.6, 15.6 लगभग यहाँ पर आएगा 3 पर, ये 3 पर 15.6। फिर 4 पर औसत उत्पाद कितना है, श्रम की इकाई 4 होने पर 19.2, लगभग 4 पर 19.2। इसी प्रकार 5 श्रम की इकाई होने पर औसत उत्पाद बढ़कर कितना हुआ 22.4, 22.4 लगभग यहां पर आ गया 5 पर। अब हम इसे भी डॉट डॉट द्वारा पूर्ण कर देते हैं। ये अपना क्या हुआ एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, ये अपना औसत उत्पाद बन गया। अब हम देखते हैं कि इस नियम में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने पर परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने पर इकाइयों में क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। जब इकाइयों में वृद्धि की जाती है तब हम देखते हैं कि औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है तथा सीमांत उत्पाद में भी वृद्धि होती जा रही है। चित्र में एपी औसत उत्पाद वक्र है तथा एमपी औसत सीमांत उत्पाद वक्र है। ये कौन सा अपना सीमांत उत्पाद वक्र, और ये अपना औसत उत्पाद वक्र है। दोनों ही वक्र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दोनों वक्र नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने पर औसत तथा सीमांत उत्पाद दोनों में वृद्धि होती है। औसत तथा सीमांत दोनों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे श्रम की संख्या में वृद्धि होती जाती है, सीमांत तथा औसत दोनों ही वक्रों में वृद्धि होती जाती है। इस वृद्धि का क्या कारण है?
अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशील होने के कारण क्या क्या है। हम कह सकते हैं कि साधनों की अविभाजकता, अर्थात साधनों को, जैसे साधन भूमि, मैनेजर, मशीन, औजार के रूप में पूंजी होती है, इन साधनों को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, अतः साधनों की अविभाजकता। दूसरा, विशिष्टीकरण। श्रम विशिष्टीकरण के आधार पर भी जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ती जाती है, श्रम विभाजन के कारण सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद भी बढ़ते जाते हैं। तीसरा, साधनों का आदर्श सहयोग। साधनों का आदर्श सहयोग होने के कारण भी सीमांत उत्पादकता या सीमांत वृद्धि नियम बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बढ़ते पैमाने की उत्पत्ति की बचतें भी इसका कारण होती है। सेकंड पॉइंट, उत्पत्ति स्थिरता नियम। उत्पत्ति स्थिरता नियम या समता प्रतिफल नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। यहां मैंने एक टेबल बनाई है और यहां हम उसको डायग्राम को माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम हम टेबल में काल्पनिक डाटा लेते हैं। जैसे मान लो परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाई अपना ली 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब कुल उत्पाद लेते हैं हम। जब परिवर्तन साधन या श्रम के साधन की इकाइयां 0 होने पर कुल उत्पाद कितना है? 0। इसी प्रकार परिवर्तन साधन की श्रम की इकाइयां 1 होने पर मानते हैं कि कुल उत्पाद कितना है अपने पास? 100। इसी प्रकार 2 पर 200, 3 पर 300, 4 पर 400 और 5 पर 500 लेते हैं। सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधनों का भाग देने पर हमारे पास सीमांत उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो यहां कितना आएगा? 100 में 1 का भाग देने पर 100 में से इसको 100 में से 0 को घटाने पर 100, 200 में से 100 को घटाने पर 100, 300 में से 200 को घटाने पर 100, 400 में से 300 गए तो 100 और 500 में से 400 गए तो 100। औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। औसत उत्पाद में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। कुल उत्पाद में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर हमें औसत उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। 100 में 1 का भाग देने पर 100, 200 में 2 का भाग देने पर 100, 300 में 100 का भाग देने पर 100, 400 में 4 का भाग देने पर 100 और 500 में भाग देने पर 100 प्राप्त होता है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैंने पूर्व में एक डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। जब परिवर्तनशील साधन की इकाई 0 थी तब हमारे पास कुल उत्पाद भी कितना था? 0 है, अर्थात नगण्य है। इसी प्रकार जब उत्पाद 1 हुआ, श्रम की इकाई 1 है, तब कुल हमारे पास सीमांत उत्पाद कितना है? 100। ये मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ? 100। इसी प्रकार श्रम की इकाई बढ़ने पर भी हमारे पास उत्पाद कितना हुआ? 100। जब श्रम की इकाई 3 हुई तब भी श्रम का उत्पाद कितना हुआ? 100। और 4 होने पर, 5 होने पर या 6 होने पर, अर्थात हर बार हमारे पास श्रम की इकाई बढ़ने पर या घटने पर सीमांत उत्पाद हमारे पास कांस्टेंट है, कितना? 100। ये हमारा डायग्राम का बना? मार्जिनल प्रोडक्ट का। एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुई। इसी प्रकार जब हम औसत उत्पाद में बनाते हैं तब श्रम की इकाई 1 होने पर कितना हुआ? 100, 2 होने पर भी 100, 3 में भी 100, 4 में भी और 5 में भी इसी प्रकार। तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम एक जैसा बनता है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का डायग्राम एक जैसा ही बनता है, चाहे श्रम की इकाइयों में कितनी ही वृद्धि हो। यह नियम बताता है कि यदि उत्पाद के किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाए तो औसत और सीमांत उत्पाद स्थिर रहते हैं। यह नियम यह बताता है कि उत्पाद के किसी परिवर्तनशील साधन अर्थात ये अपना परिवर्तनशील साधन है,
श्रम की इकाई हमारी परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाए तो औसत और सीमांत उत्पाद स्थिर रहते हैं। ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एसपी व एपी स्थिर रहता है। औसत उत्पाद वक्र तथा सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद वक्र एक क्षैतिजाकार यानी हॉरिजॉन्टल होता है। ये क्या होता है, क्षैतिजाकार होता है। सरल रेखा का एक रूप धारण कर लेता है, जिसका अर्थ यह है कि श्रम की इकाइयां बढ़ने पर औसत और सीमांत उत्पाद स्थिर रहते हैं। उत्पत्ति हास नियम या हासमान प्रतिफल नियम, इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। मैंने पूर्व में एक सारणी बना ली है। अब हम इस सारणी के माध्यम से डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयां हम यहां ले रहे हैं 0, 1। परिवर्तनशील साधन की इकाइयां हम यहां ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कुल उत्पाद हम यहां ले रहे हैं 0, 18। श्रम की इकाई 1 होने पर उत्पाद हम ले रहे हैं 10। 2 होने पर हम श्रम की कुल उत्पाद ले रहे हैं 18 तथा 3 होने पर 25, 4 होने पर 30 और 5 होने पर 32। यह काल्पनिक डाटा हम यहां लेते हैं। अब हम सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद लेते हैं। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में अंतर 0, 10 में से 0 गए तो कितना आएगा 10, 18 में से 10 गए तो 8, 25 में से 18 गए तो 7, 30 में से 25 गए तो 5 और 32 में से गए तो 2। यह अपना सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट निकल गया। अब हम औसत उत्पाद की गणना करते हैं। कुल उत्पाद में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर या तो 0, ठीक है, या अपन यहाँ क्या कर सकते हैं डैश। 10 में 1 का भाग देने पर 10, 18 में 2 का भाग देने पर 9, 25 में 3 का भाग देने पर 25 का 3 का भाग देने पर कितना आता है, लगभग 8 या 24, 8.333। इसी प्रकार 30 में 4 का भाग देने पर 7.25, 7.25। 32 में 5 का भाग देने पर लगभग 6.4, 6.30 और 2 और 20। अब देखते हैं हम और सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद में रेखा चित्र बनाते हैं। देखिए सीमांत उत्पाद का, जब परिवर्तनशील साधन की इकाई 0 है तब हमारे पास सीमांत उत्पाद भी 0 है, लगभग 0 या नगण्य कह सकते हैं हम कि कुछ भी नहीं है। फिर सीमांत उत्पाद जब श्रम की इकाई 1 है तब सीमांत उत्पाद हमारे पास कितना है, 1 पर श्रम की इकाई पर कितना होगा 10 है। 2 पर सीमांत उत्पाद हमारे पास कितना हुआ 18, सॉरी 2 पर हमारे पास कितना है सीमांत उत्पाद 8, 2 पर 8। मैंने एक डायग्राम में पहले ही बना दिया है। यहाँ हम उत्पाद को ले रहे हैं जबकि यहाँ एक्स एक्स पर हम श्रम की इकाइयों को ले रहे हैं। सीमांत उत्पाद 3 पर सीमांत उत्पाद हमारे पास कितना है 7, 3 पर 7। इसी प्रकार 4 पर सीमांत उत्पाद कितना है 5 और लास्ट 5 पर हमारा सीमांत उत्पाद घटकर कितना हुआ 2, लगभग 2, ये 2 हो गया। अतः हम इस पॉइंटों को मिलाते हैं तब हमारे पास डायग्राम आता है, वो इस प्रकार से आएगा। ये अपना मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी का डायग्राम आया। अब औसत उत्पाद का बनाते हैं। ये श्रम की इकाई 1 पर कितना है 10,
2 पर कितना है 9, 1 पर कितना है 10, 2 पर कितना है 9, लगभग ये आ जाएगा अपना। फिर 3 पर 8.33, 3 पर लगभग 8.33, ये 8 और लगभग 8.33, लगभग अपना डायग्राम आएगा यहाँ पर 8.33। फिर 4 पर औसत उत्पाद कितना है 7.5, 4 पर 7.5 लगभग आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार जब औसत उत्पाद में श्रम की इकाइयां 5 है तो औसत उत्पाद कितना है 6.4, ये 6.4 अपना लगभग यहाँ आ जाएगा 6.4 यहाँ आ जाएगा लगभग। अब हम इसे डॉट डॉट को मिला लेते हैं, ये अपना क्या हुआ एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद। अब हम चित्र में देखते हैं कि औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद वक्रों का ढाल ऊपर से नीचे दाईं ओर है, एपी तथा एमपी वक्रों का ढाल ऊपर से नीचे दाईं ओर है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने पर औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने पर, श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने पर मार्जिनल प्रोडक्ट व एवरेज प्रोडक्ट वक्र दोनों में गिरावट होती है। दोनों में गिरावट होती है, जिसके कारण इनका ढाल क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अतः यह उत्पत्ति ह्रास नियम या ह्रासमान प्रतिफल नियम को परिभाषित करता है।